हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वन प्लस मास्टर पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण की, क्योंकि इससे पिछला वाला जो क्लास था उसमें हम लोगों ने समतल दर्पण तक जो भी कंसेप्ट्स थे उसको अपन लोगों ने पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना लोगों का गोलीय दर्पण, एस्फेरिकल मिरर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपना लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण, है ना। गोलीय दर्पण से रिलेटेड बातों को पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लगभग 40-50 मिनट का होने वाला है, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि गोलीय दर्पण से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसको बढ़िया से कवर कर लेंगे। तो इसका 2 वीडियो और आएगा, तब जा कर के हमारा जो पहला चैप्टर है ना, प्रकाश का परावर्तन, वो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज के वीडियो में आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री और भी ज़रूरी पड़ जाएगा, और परावर्तन का जो नियम पढ़ाए थे, दो नियम पढ़ाए थे परावर्तन में, वो भी आज आपको ज़रूरी पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आप इससे कुछ सीखेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? एस्फेरिकल मिरर वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण बेसिकली एक खोखला गोला का एक भाग होता है। जैसे कि मान के चलिए अपना पास एक गोला है ना, और ये अंदर से बिल्कुल खाली है, अब हम क्या करते हैं, इसको 2 भाग में काट देते हैं। पहले अगर गोला है तो गोला का कोई सेंटर होगा, इसको सी बोल दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं कि इसको हम बीच से काट दिए हैं, आधा आधा। अब एगो को क्या किए, बाहर से रंग दिए, बाहर से हमने क्या किया, इसको रंग दिया। और एगो को दोस्तों अंदर से रंग दिए, एगो को बाहर से रंग दिए, एगो को अंदर से रंग दिए। अब इसका जो अंदर वाला जो सतह था, इसको हम पॉलिश कर दिए और ई वाला भाग को रंग दिए। तो लाइट अगर यहाँ पे पड़ेगा तो क्या होगा, परावर्तन होगा लाइट का, यानी कि प्रकाश का परावर्तन होगा। यानी अब यहाँ पे जो दर्पण बना है दोस्तों, ये गोला का एक भाग है, तो ये हमारा गोलीय दर्पण कहलाएगा। अभी हम ये नहीं बोल रहे कि अवतल होगा कि उत्तल, लेकिन अभी ध्यान रखिए, ये जो है गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम इसको अंदर से रंगे हैं और बाहर से हम इसको क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। बाहर से पॉलिश किए तो लाइट अगर यहाँ पे जाएगा, इस तरह से टकराएगा, पॉलिश सतह से टकराता है तो क्या होता है, परावर्तन होता है, परावर्तन होगा दोस्तों। तो जो परावर्तन होगा, इसका मतलब ये दर्पण का काम करता है, और ये गोला का भाग है, खोखला गोला का भाग है, तो ये भी गोलीय दर्पण होगा। तो गोलीय दर्पण 2 तरह का होता है बेसिकली, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब गोला में देखिएगा, जिसको हम अंदर से पॉलिश किए थे, अंदर से हमने पॉलिश किया था, तो पॉलिश वाला सतह ही क्या कहलाता है, परावर्तक सतह। जिससे लाइट का क्या होता है, जिस सतह से लाइट का परावर्तन होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इधर क्या देख रहे हैं, इस दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो जब गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो, तो उस गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं दोस्तों, कॉनकेव मिरर। केव मतलब गुफा, तो जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल गुफा की तरह हो, यानी धंसा हुआ हो, उसको दोस्तों अवतल दर्पण कहते हैं। वहीं पर अगर हम दूसरा साइड देखें, जिसको बाहर से पॉलिश किया गया है, तो पॉलिश वाला सतह क्या होता है, परावर्तक सतह। और इसका परावर्तक सतह दोस्तों बाहर की तरफ क्या है, उभड़ा हुआ है। तो जब परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभड़ा हुआ है, तो उसको दोस्तों उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं दोस्तों।
तो आ गया होगा आपको समझ में कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है, और अगर परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ हो तो उसको उत्तल दर्पण। इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि उत्तल का मतलब उठल, उठल का मतलब होता है उठा हुआ, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल से याद रखेंगे धस्सल, तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों क्लियर हो गया बात? तो यहाँ पे देख लीजिए वही डिफिनेशन लिखा हुआ है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा रहता है अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे एक गोला बना दिए और इसको बाहर से रंग दिए, तो जो अंदर वाला जो सतह वही ना परावर्तक सतह होगा, और परावर्तक सतह ही यहाँ पे धंसा हुआ है, तो यह अवतल दर्पण होगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अवतल दर्पण में बड़ा, छोटा और बराबर तीनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। अगला दर्पण क्या था? उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं, या वह उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे ये गोला का एक भाग था, अब हम इसको अंदर से रंग दिए, तो अंदर से रंग दिए तो बाहर वाला सतह क्या होगा? हमारा परावर्तक सतह होगा, और परावर्तक सतह दोस्तों यहाँ पे क्या है? उभरा है, उभरा हुआ है, तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। और उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब ये एक गोला था, इस गोला को हम लोग दो भाग में बांटे, और दोस्तों ये जो गोला है खोखला गोला है। अब इसमें हमने क्या किया? आधा गोला को बाहर से रंग दिया गया है और आधा को अंदर से। तो जिसको बाहर से रंगे हैं उसका अंदर वाला सतह हमारा परावर्तक सतह होगा, और परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो ये अवतल दर्पण होगा। उसी तरह से ये वाला जो दर्पण है इसका परावर्तक सतह दोस्तों बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो ये उत्तल दर्पण होगा। अब ध्यान से रखेंगे, देखेंगे कि गोला का एक सेंटर होगा, और इसको हम क्या करते हैं? अब ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का भी मिडिल पॉइंट होगा, उत्तल दर्पण का भी मिडिल पॉइंट होगा। दोनों को हमने एक लाइन से मिला दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होता है, बीच वाला बिंदु, उसको दोस्तों ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को लिखा जाता है P से। ये अवतल दर्पण का ध्रुव है दोस्तों, और ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है। ध्रुव से लेकर के अगर हम सेंटर की दूरी लेंगे, यानी कि ये जो सेंटर है यानी कि केंद्र है, इसको दोस्तों हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। लेकिन ये गोलीय दर्पण है तो इसके लिए जो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे दोस्तों वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या का के लिए जो सिंबल है दोस्तों, संकेत, वो कैपिटल R लेते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा क्या चीज़, कि देखिए अगर ये खोखला गोला है तो उसका एक सेंटर होगा जिसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों का एक मिडिल पॉइंट होगा, बीच वाला बिंदु होगा, उसको दोस्तों ध्रुव कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में पोल बोलते हैं। फिर दोस्तों ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी एक त्रिज्या होती है, और गोलीय दर्पण में इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, कैपिटल R से लिखते हैं। तो कैपिटल R होगा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। M और M', यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस सतह से इतने बड़े सतह से परावर्तन की क्रिया हो सकती है, तो इसको हम लोग दर्पण का द्वारक बोलते हैं, एपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक बोलते हैं, कि कितना सतह जो है अवेलेबल है परावर्तन के लिए। PC, अब P से यानी कि ध्रुव से सेंटर वक्रता केंद्र के बीच जो लाइन पास करता है दोनों बिंदु से, उस लाइन को दोस्तों प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब यही डिफिनेशन आपको अगला पेज में देखने को मिलेगा, तो हम इसको फटाक से क्लियर कर लेंगे। ध्रुव क्या होता है अभी जस्ट बताए थे कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है। फिर वक्रता केंद्र है, तो अभी हम समझे हैं कि गोलीय दर्पण खोखला गोला से बना है, और खोखला गोला का एक सेंटर होगा दोस्तों, उसी के सेंटर को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं।
और दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से सूचित किया जाता है। अगला है दोस्तों प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या बताया गया कि ये ध्रुव है, ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है। दोनों बिंदु से जो लाइन पास करता है उसी को हम लोग दोस्तों प्रधान अक्ष कहते हैं। तो वही लिखा होगा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक बोलते हैं। और दर्पण का जो द्वारक है उससे क्या पता चलता है, जैसे कि एक दर्पण ये है, ठीक है, और एक दर्पण ये है, दोनों दोस्तों अवतल दर्पण होगा, आपको पता चल गया होगा। लेकिन इसका जो द्वारक है ना दोस्तों, इसका द्वारक कम है और इसका द्वारक ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है और इसकी चौड़ाई अधिक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं, 12th के लेवल पे हम लोग जिस दर्पण की बात करते हैं उसका द्वारक बहुत ही छोटा लेते हैं, बहुत ही छोटा लेते हैं। आगे हम जा कर के इसको पढ़ेंगे भी। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको कैपिटल आर से सूचित करते हैं दोस्तों, ठीक है। बस क्लियर हो गया होगा। यानी कि देखिए ये गोलीय दर्पण है, ये ध्रुव है, ये सेंटर है, यानी कि वक्रता केंद्र है। लिख ही देते हैं इसको, वक्रता केंद्र। दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको दोस्तों वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। अगला है फोकस। फोकस के लिए जो डिफिनेशन है अवतल और उत्तल में दोनों अलग अलग होता है, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश किए हैं कि दोनों को एक ही डिफिनेशन से समझा दें। तो क्या है फोकस? गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को एक बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को हम लोग दर्पण का फोकस कहते हैं। अब इसको समझना होगा। जैसे ये एक अवतल दर्पण है दोस्तों, ये एक उत्तल दर्पण है। ये ध्रुव होगा दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव, और इसका एक सेंटर होगा वक्रता केंद्र। उसी तरह से यहाँ भी ये पी ध्रुव है और ये सी सेंटर है। अब कह रहा है कि गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर किरण आना चाहिए। तो प्रधान अक्ष ये था, इसके पैरेलल हम लाइट ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपतित हो रही है प्रधान अक्ष के समांतर। यहाँ पहले इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक अभिलंब डालेंगे और गोलीय दर्पण में जो अभिलंब डलता है वो डलता है सी से, सेंटर से, क्योंकि हमको पता होगा कि जो त्रिज्या है अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो वो लंब होगा। उसी तरह से हम यहाँ भी एक डाल देंगे अभिलंब, ये हमारा आई होगा। उतना ही एंगल इधर आर बना करके ये लाइट जो है रिटर्न होगा इस तरह से, ठीक है। और इतना ही एंगल, जितना एंगल ये आई आपतन कोण, उतना ही परावर्तन कोण बना करके ये भी रिटर्न होगा। तो ये दोस्तों इस तरह से ये जो अवतल दर्पण वाला होगा इसको एक पॉइंट पे काटेगा। परावर्तित जो किरणें हैं वो एक पॉइंट पे काटेगा, और जिस पॉइंट पे प्रधान अक्ष को काटता है उसको दोस्तों फोकस बोलते हैं। तो अवतल दर्पण में ये काटता है, लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण में लेंगे तो ये परावर्तक सतह है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं इस तरह से एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर, और ये रहा दोस्तों दूसरा किरण प्रधान अक्ष के समांतर, ये आया। अब जाएगा किधर, इसको डिसाइड करने के लिए हम यहाँ से अभिलंब खींच लेते हैं सी से, सेंटर से। तो ये अभिलंब डाल दिया इस पॉइंट पे। अब जितना एंगल ये आई बना है इतना ही एंगल इधर आर बनेगा, और ये रिटर्न दोस्तों इस तरह से चला जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा इसको स्केल से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेम एंगल बना करके ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर ये रिटर्न हो जाएगा। और इधर ये भी अगर ये आई है तो ये थोड़ा सा आर बना करके दोस्तों ये इधर रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से इसको ऐसे कर दिए, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर होगा। अब ये दोनों परावर्तित किरण ये इधर चले जाएगा, ये इधर आगे जाने पर ये कभी काटेगा नहीं प्रधान अक्ष को। तो क्या करते हैं हम, इसको ज़बरदस्ती पीछे करते हैं। ये परावर्तित किरण है, इसको भी हम लोग ऐसे पीछे करते हैं, बैक लाए, इसको भी बैक लाते हैं, इसको भी थोड़ा सा बैक लाते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट आप समझिएगा इसको, ठीक है। ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे लगेगा कि प्रधान अक्ष को काट रहा है। ये जो दोनों परावर्तित किरण है एक पॉइंट पे लगेगा कि प्रधान अक्ष को काट रहा है, यानी कि यहाँ से वो आता हुआ प्रतीत होगा। दोस्तों इसी पॉइंट को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण का जो फोकस है वास्तविक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको ज़बरदस्ती मिलाए हैं।
प्रधान अक्ष को वो काट नहीं रहा था, हम उसको ज़बरदस्ती कटवाए हैं, तो इसका जो फोकस है वो काल्पनिक होता है। लेकिन अवतल दर्पण में दोस्तों ये प्रधान अक्ष को सच में काटता है, तो ये वास्तविक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ कॉन्सेप्ट आता है कि ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की जो दूरी है उसको फोकस दूरी बोलते हैं और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकस दूरी का डेफिनेशन क्या होगा? दर्पण की ध्रुव और उसके फोकस के बीच की दूरी को उसका फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। कैपिटल एफ का मतलब दोस्तों फोकस और स्मॉल एफ का मतलब फोकस दूरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वास्तविक होती है। अभी जस्ट बताएं कि इसमें फोकस वास्तविक होगा तो दूरी भी वास्तविक होती है। उत्तल दर्पण में फोकस ही काल्पनिक होता है, तो जो फोकस दूरी होगा दोस्तों वो भी काल्पनिक ही होगा। अगला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, P से लेकर के C, ध्रुव से लेकर के C तक का जो दूरी होगा उसको बोलेंगे R। P से F की जो दूरी होगी उसको बोलेंगे स्मॉल f। और इस दोनों में रिलेशन है दोस्तों। क्या रिलेशन है? कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका मतलब जो स्मॉल f है वो r का आधा होता है, r/2। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r बराबर हो जाएगा 2f। इसका मतलब अगर दोस्तों फोकस दूरी आपका 20 सेंटीमीटर है तो टोटल जो रेडियस होगा वो 40 होगा। अगर ये 50 है रेडियस तो जो फोकस दूरी होगा वो 25 होगा। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये दोनों है क्या। अब हम लोग देख लेते हैं वेरिफिकेशन करके कि r बराबर 2f सच में किस तरह से प्रूफ करेंगे उसको देख लेते हैं। दोनों दर्पण में हम लोग प्रूफ करेंगे, अवतल में भी और उत्तल दर्पण में भी। CBSE में तो प्रूफ नहीं है, बट बिहार बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है ये क्वेश्चन। तो r बराबर 2f का हम लोग सत्यापन करने जा रहे हैं। तो आपको ये फिगर देख के पता चल रहा होगा कि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हमने क्या किया, हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण आ रहा है AB आया। अब C से हमने अभिलंब डाला, ये एंगल है I, तो उतना ही एंगल R बनेगा, यानी परावर्तन कोण बनेगा और ये किरण जो है परावर्तित होगा। और हम जानते हैं कि अगर वो प्रधान अक्ष के समांतर है तो वो प्रधान अक्ष को एक पॉइंट पे काटेगा अवतल दर्पण में, और जिस पॉइंट पर काटेगा उसको हम लोग फोकस बोलेंगे। फोकस से ध्रुव की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे और सेंटर से जो P का जो दूरी होगा उसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, कैपिटल R। अब इतना तक आ गया होगा समझ में? वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रमाण में चलते हैं कि एंगल I और एंगल R परावर्तन के नियम से बराबर होगा, साथ ही साथ I और थीटा भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब दोस्तों आपको एकांतर कोण आना चाहिए समझ में कि अगर ये दो लाइन है, ठीक है, और इसको एक कोई रेखा जो है काट रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक अंदर वाला जो है कोण है, और ये यानी कि ये इस तरह से अगर ये एक कोण होता और ये कोण दो होता तो बोलते हैं ये अंतः एकांतर कोण है, तो बराबर होगा। तो उसी तरह से ये एकांतर कोण से बराबर हो गया, तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो LHS दोनों का बराबर है दोस्तों, तो RHS को भी बराबर कर देंगे। एंगल R और एंगल थीटा बराबर हो गया समीकरण 1 और 2 से। अब यहाँ पे अगर त्रिभुज की बात करें BCF में, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर कोई त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो उसके सामने वाला भुजा की लंबाई भी बराबर होता है। तो R और थीटा बराबर है, तो इसका मतलब है थीटा के सामने जो साइड है B से F और R के सामने जो CF होगा वो दोनों बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि R के सामने था CF और थीटा के सामने था BF, ये बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं त्रिभुज में। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग को याद रखना ही पड़ेगा, और हम इस प्रीवियस यानी कि पहले अभी जस्ट पहले बताए भी थे कि हम लोग अगर दर्पण जो चुनते हैं उसमें द्वारक बहुत कम लिया जाता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि द्वारक बहुत कम है, तो जो B है वो एग्जैक्ट P के बगल में यानी कि P पर ही है, यानी P के बहुत करीब है, यानी कि P पर ही है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि यदि B P के काफ़ी करीब होगा तो B और P काफ़ी ज़्यादा अगर करीब हो गया तो जो BF वाला जो डिस्टेंस होगा, अगर मान लीजिए B यहाँ पे आता,
बी यहाँ पे आ जाता। तो ये बी एफ और ये पी एफ दोनों डिस्टेंस क्या हो जाता दोस्तों, बराबर हो जाता ना। तो हम बी एफ को क्या लिख सकते हैं, पी एफ। अब हमने क्या किया, सी एफ को रहने दिया सी एफ, बी के जगह पे रख दिया पी एफ। अब देखिए दोस्तों, सी एफ और यानी कि यहाँ पे देखिए एक लाइन आपको दिख रहा है, ये P है, ये C है और इसमें कहीं पर F है। P से F आपको पता है कि F है और पूरा डिस्टेंस पता है R है। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है नहीं तुम बताओ CF क्या है। तो CF निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको CF पूछ रहा है तो पूरा डिस्टेंस में हम इसको मिटा लेंगे। तो इसको मिटा लेंगे तो हमको CF ही नहीं मिलेगा। तो पूरा डिस्टेंस क्या है दोस्तों, PC में से किसको हटाएंगे, PF को घटाएंगे तो ये दोस्तों हमारे को क्या मिलेगा, CF। तो वही चीज़ हम लिखे हैं यहाँ पे कि CF को क्या लिखें, PC माइनस PF बराबर PF। अब P से F तो पता है कि F है और P से C भी पता है कि R है। तो R माइनस F बराबर F, R बराबर 2F। दोस्तों ये हो गया प्रूव्ड। उसी तरह से दोस्तों हम लोग उत्तल दर्पण में R बराबर 2F को प्रूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है। लोचा क्या है समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आपको पता चल गया कि ये उत्तल दर्पण है। यहाँ पर भी प्रधान अक्ष के समांतर एक AB जो है किरण ले लिए, C से हमने लंब डाला है ना, अभिलंब जिसको बोलेंगे। अब ये है I, तो उतना ही एंगल R बना करके ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट हुआ, अब उसको ज़बरदस्ती हम पीछे किए तो प्रधान अक्ष के एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत हुआ, तो उसको हम बोल दिए कि ये दोस्तों ये फोकस है। फोकस ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव से C की दूरी जो है इसको वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिए। अब यहाँ पे दो एंगल बना, एक ये वाला और एक ये, इसको बोल दिए दोस्तों अल्फ़ा और इसको बोल दिए बीटा। हमको किसी तरह से अल्फ़ा और बीटा को बराबर करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एंगल I और एंगल R परावर्तन के नियम से तो बराबर होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बात खत्म। अब ये जो R है और ये जो अल्फ़ा है शीर्षाभिमुख कोण के कारण बराबर होगा, ये समझना है। अब देखिए यहाँ पे ये AB है, AB। अब इसको देखिएगा ये और ये PC है, ये C और ये P मान के चलिए। अब इसको इस लाइन को ध्यान से देखेंगे, इस लाइन को ये कुछ ऐसे गया है, ऐसे गया है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो एंगल है ये एंगल है R, ठीक है, ऐसे ही है ना, हाँ ये है ऐसे यहाँ से दो लाइन पास किया है, एक ऐसे है ना C वाला, ठीक है। अब ये एंगल है R, तो इसके शीर्षाभिमुख कोण कौन हो जाएगा, इसका जो शीर्षाभिमुख कोण होगा दोस्तों वो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फ़ा। तो R बराबर जो है अल्फ़ा वो हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण के कारण बराबर। उसके बाद अगर हम देखेंगे I और बीटा को, I और बीटा, ये अल्फ़ा बीटा है, इसको देखिएगा ये कुछ ऐसा है, ये A है ये B है, यहाँ पे एक चल रहा है C और एक चल रहा है P। इस लाइन को देखना है, C से जो इस तरफ जो चल रहा है ये वाला, ये जो अभिलंब वाला जो लाइन है C वाला, तो यहाँ पे एंगल I बन रहा है और यहाँ पे एंगल दोस्तों ये बन रहा है बीटा। क्या बन रहा है, बीटा। अब इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एंगल I है वो इस लाइन के ऊपर में है और उसके पैरेलल जो लाइन है उस लाइन के पैरेलल उसी साइड में यहाँ पर एंगल बीटा है। तो जो संगत कोण होता है दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल वो बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं I बराबर बीटा, I बराबर बीटा। तो देखिए I R के बराबर है, R अल्फ़ा के बराबर है, फिर I बीटा के बराबर है। इसका मतलब जो भी एंगल है ना बराबर है आपस में, I R, I अल्फ़ा, I बीटा सब बराबर है। तो हमको क्या करना था दोस्तों, अल्फ़ा और बीटा को बराबर करना था। तो जब हम तीनों समीकरण को देखेंगे तो हम यही निष्कर्ष निकालेंगे कि अल्फ़ा बीटा बराबर होगा। अल्फ़ा बीटा जैसे ही बराबर हुआ, त्रिभुज BFC को देखेंगे और अल्फ़ा के सामने, अल्फ़ा बीटा अगर एंगल बराबर है तो सामने वाला साइड बराबर होगा। तो अल्फ़ा के सामने कौन है, CF है और बीटा के सामने BF है। फिर वही चीज़ मान के चलेंगे कि B जो है अगर P के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। क्यों, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो दर्पण है उसकी चौड़ाई बहुत कम है, यानी उसका जो द्वारक है दोस्तों वो कम है। तो ले लिए, तो CF बराबर, अब B जो है P के करीब आ गया तो जो BF होगा वो PF हो जाएगा। CF को हम अब जस्ट बताए थे, CF को क्या लिखना होगा, PC माइनस PF बराबर PF। PC हमारा R है, माइनस F बराबर F, R बराबर 2F। ये भी प्रूव्ड हो गया है दोस्तों। तो ये काम ख़त्म। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है, लगा लेते हैं।
कहता है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आर दे रखा है 32 सेंटीमीटर, फोकस दूरी पूछा है, तो आर बराबर 2f होता है ना। तो सॉरी, पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है। तो f बराबर क्या होगा दोस्तों, r/2, 32/2, 16 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए जिसकी फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी दे रखा है, वक्रता त्रिज्या पूछा है, तो r बराबर 2f, तो 2 इंटू एफ का वैल्यू 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो अवतल दर्पण है फॉर कॉनकेव मिरर R एंड F निगेटिव लेकर के चलेंगे। ये जो है चीज़ गांठ बांध के रखिएगा कि गोलीय दर्पण के सामने अगर कोई चीज़ है तो वो निगेटिव होगा, और अगर पीछे कुछ है तो वो पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो ये अवतल दर्पण है इसके सामने ही आपको फोकस मिलेगा और फोकस दूरी, इसलिए निगेटिव लेकर के चलते हैं। और उत्तल दर्पण में ये दर्पण है ना, ये दर्पण इधर से अपना फेस दिख सकता है, उसके अपोजिट साइड में आपको फोकस और फोकस दूरी देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। या ऐसा मान के चलिए, अगर ध्रुव के लेफ्ट वाला चीज़ है तो उसको निगेटिव लेंगे, ध्रुव के आगे वाला लेंगे पॉजिटिव, ध्रुव के ऊपर पॉजिटिव, ध्रुव के नीचे निगेटिव। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे। कहता है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। ये नियम जो है आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, तब जा कर के आप जो है इससे रे ऑप्टिक्स को बढ़िया से समझिएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये जो है प्रॉब्लम होता है कि वो चैप्टर पढ़ तो लेता है ना, चैप्टर पढ़ भी लेता है, उसको रट भी लेता है, लेकिन उसको ये कभी पता ही नहीं चलता है कि जो डायग्राम है वो बनता किस तरह से है। लेकिन हम लोग दोस्तों प्रयास करेंगे कि आपको हर चीज़ समझ में आएगा, समझ में आए, और आप इसको समझ के ही छोड़िए। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ सीखने में आपको टाइम लगेगा, है ना। अब देखिए रट्टा मार लेंगे अगर हम फिजिक्स को तो कुछ दिन के लिए याद हो जाएगा, लेकिन अगर कोई पूछ दिया कि बताओ कैसे हुआ, तो फिर हम लोग नहीं बता पाएंगे ना, तो साइंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। चलिए, तो इसमें गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम है, थोड़ा सा जो है स्केल खोज लेते हैं। अब देखिए पहला रूल क्या कहता है कि मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाती है, अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है, और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आप यहाँ पे समझिए, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर लेना है किरण, तो PC है इसके समांतर लेना है। अवतल दर्पण में भी ले रहे हैं, दो किरण ले लेते हैं, ठीक। अब हम बताए हैं कि यहाँ पे जो ये दोनों आपतित किरण है, परावर्तन इसका किधर होगा, इसके लिए हमको अभिलंब खींचना पड़ेगा। अभिलंब हमेशा C से खींचते हैं, ये एंगल I बोल देंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी खींच देते हैं, थोड़ा सा जो टेढ़ा हो सकता है, बट कोशिश करेंगे कि ना हो। ये एंगल I है। अब इस सेम एंगल बना करके ये इधर रिटर्न हो जाएगा, सेम एंगल बना करके ये इधर रिटर्न हो जाएगा, ये परावर्तित हो गया। उसी तरह से ये भी सेम एंगल बना करके दोस्तों ये भी परावर्तित हो जाएगा दर्पण से, और ये एक पॉइंट पे काटेगा, इसी एग्जैक्ट पॉइंट पे काटेगा प्रधान अक्ष को। तो यही है ना कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाती है अगर वो प्रधान अक्ष के समांतर है, और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मान के चलते हैं कि दो जो है किरण ले लिए, दोनों प्रधान अक्ष के समांतर। अब C से क्या खींचेंगे, अभिलंब, अभिलंब खींच दिए, यहाँ पर भी खींच देते हैं C से। थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो गया। देखिए इस तरह से ये एंगल I, यहाँ पर ये एंगल I, सेम एंगल बना करके वो रिटर्न होगा। ये एंगल इस तरह से, जितना एंगल I इधर बना है, अगर 30 बना है तो 30, जितना भी बना होगा R बना के वो रिटर्न हो जाएगा, और ये भी इतना एंगल R बना के ये भी रिटर्न हो जाएगा दर्पण से। अब अगर हम इस दोनों को मिलाते हैं, पीछे बैक ज़बरदस्ती करते हैं, तो ज़बरदस्ती कीजिए आप इसके साथ, है ना। तो ज़बरदस्ती जब हम इसको इसके साथ करेंगे तो ये इस पॉइंट से आता हुआ लगेगा, और इसके साथ भी थोड़ा सा ज़बरदस्ती करते हैं, ये किरण थोड़ा सा टेढ़ा हो गया।
इसको ज़बरदस्ती इस तरह से कर लेता है ना। ये एंगल आई, ये एंगल आर। तो ये क्या लगेगा कि ये एक पॉइंट से आ रहा है और जिस पॉइंट से आता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। तो ये रूल है, ठीक है। दूसरा रूल है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण तथा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली किरण का परावर्तन विपरीत दिशा में हो जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर के लाइट जा रहा है, तो वक्रता केंद्र ये है, यहाँ से मान के चलिए लाइट ऐसे आया, मिरर पे ऐसे आ रहा है, ऐसे आया, इस पॉइंट ए पे पड़ा। अब हम क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब भी तो दोस्तों सी से ही नहीं खिंचाएगा, यानी आपतित किरण और अभिलंब दोनों सेम लाइन पर होगा। तो आई कितना होगा, 0, तो आर भी तो 0 होना चाहिए। इसका मतलब परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो जाएगी किधर, इसी रास्ते पर वो विपरीत दिशा में चली जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर अगर कोई लाइट ऐसे आता है, सी के तरफ आ रहा है, मान के चलिए कि अगर आईना नहीं होता तो वो कहाँ पे जाता, सी पर जाता। तो अगर हम सी से अभिलंब खींचेंगे इस पर इस तरह से, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल 0, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का भी एंगल तो 0 होना चाहिए। तो वो भी क्या होगा, परावर्तित किरण भी इधर ही होगा। तो वही चीज़ लिखा गया है। तीसरा है कि अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली किरण तथा उत्तल दर्पण के फोकस की ओर आने वाली किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। मस्त चीज़ है। अब यहाँ पे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि अवतल दर्पण में कोई लाइट मान लीजिए फोकस से डायरेक्ट गुजर गया, फोकस से गुजरते हुए आईना पर पड़ा, तो ये हो गया आपतित किरण। तो हम क्या करेंगे, सी से पहले तो अभिलंब खींच लेंगे। कोई भी चीज़ ऐसे रट्टा नहीं मारना है, सीखना है। तो सी से अभिलंब खींचें, जितना एंगल आई बना है उतना ही एंगल अगर हम आर बनाने का प्रयास करेंगे तो भी क्या होगा दोस्तों, तो भी क्या होगा, ये जो लाइन होगा, अगर हम यहाँ पे 30 बना था और यहाँ पे सेम एंगल बना लेंगे तो क्या देखते हैं कि अवतल दर्पण में वो प्रधान अक्ष के समांतर जो है वो रिटर्न हो जाता है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण में फोकस की तरफ कोई लाइट जा रहा है, ऐसे मान के चलते हैं, ये फोकस है और यहाँ पे लाइट ऐसे जा रहा है, ऐसे मान के चलिए गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये फोकस की तरफ जा रहा था, यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको डॉट कर लिए, ये फोकस की तरफ जा रहा था। अब जाएगा किधर, इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सी से खींचेंगे अभिलंब। तो सी से यहाँ पे अभिलंब खींच लेते हैं, सी से खींच लिए अभिलंब, ये एंगल बन गया आई। अगर हम उतना ही एंगल आर बनाने का प्रयास करें, उतना ही सेम एंगल अगर हम बनाने का प्रयास करें तो दोस्तों ये क्या होगा, ये आपको प्रधान अक्ष के समांतर देखने को मिलेगा। ये एंगल आई और ये एंगल आर, तो ये प्रधान अक्ष के क्या होगा दोस्तों, ये जो लाइन होगा ये प्रधान अक्ष के समांतर चला जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा रूल। अब ये चौथा रूल क्या है, यदि आपतित किरण ध्रुव पर प्रधान अक्ष के साथ कुछ कोण बनाते हुए आपतित होती है तो उतना ही परावर्तन कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। ये एकदम सिंपल है कि मान के चलिए लाइट जो है ऐसे आया ध्रुव पर आया और वो प्रधान अक्ष के साथ कुछ कोण बना रहा है आई। तो अगर हम अभिलंब खींचेंगे तो सी से, यानी यही लाइन होगा, प्रधान अक्ष उसके लिए अभिलंब हो जाएगा। तो बोल रहा है कि उतना ही एंगल ये भी बना लेगा, उतना ही एंगल ये बना करके, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रिटर्न हो जाएगा। तो यही चीज़ है। उसी तरह से यहाँ पर भी मान के चलिए अगर यहाँ पे लाइट आया, ये एंगल आई है, तो उतना ही एंगल सेम एंगल बना करके ये रिटर्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभिलंब जब खींचेंगे तो सी से खींचेंगे, तो सी से खींचेंगे तो ये होगा अभिलंब, प्रधान अक्ष ही अभिलंब हो जाएगा, तो ये एंगल आर। यही रूल है। अब इसी रूल का यूज करके हम लोग प्रतिबिंब का जो रे डायग्राम होता है वो बनाना सीखेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे है कि अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण। अब अवतल दर्पण द्वारा जो बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति है कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ और किस प्रकृति का बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा कि बराबर बनेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपने वस्तु को दर्पण के सामने रखा कहाँ है, यानी कि वस्तु के स्थिति पर डिपेंड करता है। तो हम लोग अलग अलग स्थिति को पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है।
जैसे पहला है, अभी हम लोग अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। पहला कि अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी कहने का मतलब दर्पण से वस्तु काफ़ी ज़्यादा दूर है और वस्तु दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ से लाइट आ रहा है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर में होता है तो वहाँ से जो लाइट आता है दोस्तों वो समांतर आता है। तो मान के चलिए यहाँ पे कोई वस्तु है, अभी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हम मान के चलिए कि आपको दिखा रहे हैं कि ये ए बी वस्तु है। वस्तु आपको दिखेगा नहीं ये, लेकिन यहाँ से जो लाइट आएगा दोस्तों, अगर वो इन्फिनिटी पर है तो वहाँ से जो लाइट आएगा वो प्रधान अक्ष के पैरेलल आएगा, समांतर आएगा। तो मान के चलिए यहाँ से 2 लाइट आया, इस तरह से ऐसे ऐसे 2 लाइट आया। कहीं पर हम जैसे एक लाइट ऊपर ले लिए, एक लाइट नीचे भी ले सकते थे। अब यहाँ से अगर हम क्या करें, सी से अगर हम अभिलंब खींचेंगे, यहाँ पर एक अभिलंब खींच दिए और एक अभिलंब यहाँ पे खींच दिए। तो दोस्तों आप अभी हम जस्ट पढ़े हैं, इसको मिटा ही देते हैं। अभी हम जस्ट पढ़े कि अगर वो प्रधान अक्ष के समांतर आया है, प्रधान अक्ष के अगर समांतर आया है तो वो जाएगा कहाँ से, वो जाएगा फोकस से। तो यानी कि इस, और फोकस होता है एग्जैक्ट बीच में, इसको बोल दिए ध्रुव। और यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ये इस तरह से इस पॉइंट से गुजरे जाएगा और ये भी इस पॉइंट से ऐसे गुजर गया। तो ये दोनों परावर्तित किरणें इस पॉइंट पर मिलेगी। और दोस्तों जहाँ पर 2 परावर्तित किरण आपस में मिलता है या मिलता हुआ लगता है, वही जगह पे, उसी पॉइंट पे फोटो बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर, फोकस पर। ठीक, प्रकृति क्या है, दर्पण के सामने है तो वास्तविक हो जाएगा। सामने वाला चीज़ क्या होता है, वास्तविक। वास्तविक जब भी होगा उल्टा होगा। और यहाँ पे दोस्तों बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा। आप देख सकते हैं कि वस्तु कितना बड़ा है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है बहुत छोटा है। आगे बढ़ते हैं, वस्तु की स्थिति है। अब अगर हम इन्फिनिटी से थोड़ा सा और करीब आए दर्पण के, तो स्टेशन कौन है अगला, सी। सी का मतलब वक्रता केंद्र। तो वस्तु अगर रहेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच तो इस बार वस्तु दिखेगा। अब धीरे धीरे वस्तु को हम लोग कोशिश करेंगे करीब लाने का। अब ये लीजिए, ए और बी वस्तु है, रखा गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो वही क्या करेंगे, यहाँ से एक किरण हमेशा लेना है प्रधान अक्ष के समांतर। ले लिए प्रधान अक्ष के समांतर, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। फोकस कहाँ होता है, एग्जैक्ट पी और सी के बीच में, आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये हो गया पी और सी, ये एक परावर्तित किरण हो गया। फोटो बनाने के लिए 2 परावर्तित किरण का होना जरूरी होता है। तो ये हो गया। अब मान के चलिए एगो लाइट हम ले लेते हैं सी से, कि मान के चलिए यहाँ से ना वस्तु से एक लाइट निकला था जो सी से पड़ा था दर्पण पे डायरेक्ट। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अब थोड़ा सा मान के चलिए दर्पण थोड़ा सी से, हाँ ये आया सी। तो अभी हम जस्ट पढ़े थे अगर अवतल दर्पण में सी से कोई लाइट गुजर रहा है तो उधरे जो है उसका परावर्तन हो जाएगा। यानी परावर्तित किरण, ये वाला परावर्तित किरण, एक परावर्तित किरण और एक ये, दोनों इस पॉइंट पे मिल रहा है। इसी पॉइंट पे बी से अगर लाइट आ रहा है तो बी का फोटो बनेगा और बी से हम एक परपेंडिकुलर इस प्रधान अक्ष पे डाल देंगे। यही पॉइंट हो जाएगा ए, यानी ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश, यानी ए बी का ये फोटो बनेगा। तो प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, सी और एफ के बीच। सी क्या है था, एफ क्या है दोस्तों, फोकस। फोकस दोनों के बीच। प्रकृति बताना है, दर्पण के सामने है तो वास्तविक होगा। वास्तविक जब भी होता है उल्टा होगा। देख लीजिए ना, यहाँ पे मुंडी कहाँ है, बी कहाँ है, ऊपर। और यहाँ पे देखिए बी का फोटो कहाँ बना है, नीचे। तो मुंडी ऊपर रहता है वस्तु में और पैर रहता है नीचे। लेकिन अगर फोटो बनेगा तो फोटो बनाएगा तो वो क्या करेगा, मुंडी नीचे कर देता है और पैर ऊपर कर देता है। वास्तविक उल्टा। और यहाँ पर भी दोस्तों वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। अगला है वस्तु की स्थिति हम रख देंगे, अगला स्टेशन कौन होगा। अगर हम थोड़ा सा और पास करेंगे तो स्टेशन मिलेगा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सी पर रख दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, या फिर आप इसको याद ही कर सकते हैं, याद ही इसको कर सकते हैं। क्या, ये वस्तु है,
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइट ले लेंगे जो प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा। अब अगर वो प्रधान अक्ष के समांतर गया है तो वो फोकस से गुजरेगा। अब फोकस जो होता है दोस्तों एग्जैक्ट बीच में होता है ना, तो फोकस एग्जैक्ट बीच में होता है, ठीक। तो यहाँ से हम इसको ऐसे कर देते हैं, तो यानी कि ये दोस्तों हो गया फोकस, ठीक। अब एक लाइट रे हम ऐसा करते हैं कि फोकस से मान लेते हैं कि फोकस से गुजरा है, फोकस से गुजरा है, फोकस से गुजरा, ठीक है। तो फोकस से गुजरेगा, एक ये परावर्तित किरण हो गया। अब फोकस से जब गुजरता है तो वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है, और प्रधान अक्ष के समांतर अगर हम इसको कर दें कि ये लाइट है ऐसे, ये प्रधान अक्ष के समांतर, तो ये दोनों लाइट, ये एक परावर्तित किरण और ये एक परावर्तित किरण, दोनों इस पॉइंट पे काट रहा है। और इसी पॉइंट पे बी का फोटो बनेगा और बी से हम प्रधान अक्ष पे एक लंब खींच देंगे। तो ये दोस्तों ये हो जाएगा आपका बी डैश और ये वाला हो जाएगा ए डैश। तो हम क्या देखते हैं कि फ़ोटो भी कहाँ पे बना है, सी पे, यानी कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति अगर हमने वक्रता केंद्र पर रखा है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। प्रकृति इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आईना के सामने है तो दोस्तों वास्तविक है, वास्तविक है, और अभी देख लीजिए उल्टा बना है, उल्टा। और यहाँ पे तीसरा जो कंडीशन है ना दोस्तों, उसमें वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर, कि अगर वस्तु 2 फीट का था तो प्रतिबिंब भी कितना बनता है, 2 फीट। पहला में बहुत छोटा, दूसरा में थोड़ा सा हल्का छोटा, तीसरा में बराबर। अब जो है, अब जो प्रतिबिंब का जो आकार है वो बढ़ता ही जाएगा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु दूर है तो प्रतिबिंब उसका छोटा बनेगा, जैसे जैसे वो पास आता है दर्पण के, उसके जो प्रतिबिंब का जो आकार होता है दोस्तों वो बड़ा होने लगता है। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और 3 केस करेंगे अवतल दर्पण के बारे में, फिर उत्तल दर्पण, फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपने यहाँ से कुछ सीखा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और आप खुद भी कर लीजिए। बस इतना ही कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।